हेलो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर एरा। ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने आपके लिए सब कुछ हाईलाइटेड कर दिया है जो भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही इजीली इस चैप्टर को हम बहुत ही क्विकली कवर करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, द कोल्ड वॉर एरा। सबसे पहले हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसके बारे में हम पढ़ते हैं हम। In April 1961, the leaders of the USSR, जो कि है Union of Soviet Socialist Republics, जो ये था in April 1961, the leaders of USSR were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of United States. लीडर्स जो होते हैं यूएसएसआर के वो हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा वरिड। ठीक है, उनको लगता है जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो इन्वेड कर देगी यूएसएसआर में। ठीक है, तो वो बहुत वरिड हो जाते हैं। तो हम क्यूबा के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में कि प्रॉब्लम कल चल क्या रही है। Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. अब जो क्यूबा है वो सब कुछ सारी एड्स कहाँ से ले रहा है यूएसएसआर से। तो तो ये भी जो कंट्री थी वो यूएसएसआर की तरह क्या थी, सोचिए, कम्युनिस्ट कंट्री थी। बट यूएसए क्या थी, एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी। और क्यूबा क्योंकि एड ले रही थी यूएसएसआर से तो ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री ही होगी। तो अब हम समझते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba. अब अब वो बहुत वरीड हो गए थे कि यूएसए हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे लगा देते हैं यूएसएसआर वाले क्यूबा में। एंड द अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट, और ये अमेरिकन्स को इस बात के बारे में पता चल जाता है। A clash seemed imminent in what came to known as the Cuban Missile Crisis. अब देखिए वो भी वहां पे अपने मिसाइल्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगा देते हैं, तो यूएसएस से भी अपना सारा पूरा यूज करके उनको लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करने के लिए पूरा तैयार हो गया था। बट ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टल गया, नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुआ नहीं तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर हो जाता। ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों हुआ एंड ऑल दीज थिंग्स। लेट्स कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। द कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज। ऐसा नहीं है कि पावर की वजह से दो कंट्रीज में लड़ाई हुई थी वो कोल्ड वॉर है। ऑफ मिलिट्री अलायंस, या लड़ाई सिर्फ मिलिट्री अलायंस के बेस पे था। एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, या बैलेंस ऑफ पावर की वजह से था। These were accompanied by a real ideological conflict as well. कोल्ड वॉर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायलेंट ही था या सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ये एक कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। A difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economical, social life all over the world. ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन सी बेस्ट वे ऑफ गवर्नमेंट है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती थी, whether communism or capitalism. The Western Alliance headed by US, जो Western Alliance था उसको हेड कर रहा था US, represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while Eastern Alliance headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. तो आप समझिए, जो यूएस से है वो आपके पास यहाँ पे लेके आ रहा है कैपिटलिज्म, और जो आपके पास यूएसएसआर था वो बोल रहा है कि हम है कम्युनिज्म। तो एक आइडियोलॉजी के बेस पे दो कंट्रीज में डिफरेंस आ गया था। ओके, तो इसके बाद हमने ये लाइन पढ़ ली। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर है क्या आखिरकार, ये हम चीज समझते हैं। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क
इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ी हमारी लड़ाई झगड़े, एक वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। In 1945, the Allied forces led by US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers। अब ये जो हमारे पास Allied forces थी इसने डिफीट कर दी थी कौन सी? Axis powers को, और Axis powers में आती थी जर्मनी, इटली एंड जापान। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये इससे क्या हुआ था, एक लैंडमार्क आया था जिससे कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो क्या शुरू हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर। डन। तो the World War ended when the United States dropped two atomic bombs on the Japanese city Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender। हमें पता है कैसे एंड हुई थी वर्ल्ड वॉर टू, सॉरी। तो वर्ल्ड वॉर टू कैसे एंड हुई थी, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ था, बॉम्ब ड्रॉप किए थे यूएस द्वारा। तो ऐसे ही हो गया था हमारा वर्ल्ड वॉर एंड और कोल्ड वॉर की शुरुआत। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and USSR as the two supreme powers rival to each other, it was also rooted in understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear। देखिए दो कंट्रीज एमर्ज हुई, दो की थी वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत पावरफुल, वो थी यूएसए और यूएसएसआर। तो जब ये दो कंट्रीज आई बहुत पावरफुल थी, तो जब दो पावरफुल कंट्रीज होते हैं उनमें लड़ाई झगड़ा तो होना शुरू होता ही है। तो वो किस फॉर्म में आया था वर्ल्ड वॉर के बाद, वो था कोल्ड वॉर के फॉर्म में। ठीक है। देन next important line is, even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction। इसमें ये लिखा है कि अगर एक कंट्री जैसे कि यूएसएसआर यूएसए यूएसएसआर पे अटैक करती है तो इस अपने न्यूक्लियर वेपन से, तो अभी भी इस कंट्री के पास बहुत न्यूक्लियर वेपन्स बचे होते थे कि ये इस पे अटैक करेगी तो ये भी खत्म। दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। Both the sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate the war। दोनों के पास बहुत वेपन्स होते हैं, यही है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता बिकॉज दोनों के पास इतने वेपन्स हैं, क्योंकि कोई भी किसी पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर ये डिस्ट्रक्शन करेगा तो दूसरे के पास उतनी ही पावर है कि वो भी उस कंट्री को खत्म कर सकता है। The main features of the Cold War, the main military feature क्या था? The two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors। They were to be rational and responsible in the sense that they understood that the risk in fighting wars that might involve the two superpowers। ये था कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि उनको बहुत रेशनल बिहेव करना पड़ेगा, बहुत ही इनको बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत ही एक ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से इनको बिहेव करना पड़ना था। नहीं तो अगर एक कंट्री भी न्यूक्लियर वॉर शुरू करती ना तो दूसरी कंट्री भी उस पर अटैक कर देती, और जब दूसरी कंट्री अटैक करती तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर फिर से शुरू हो जाना था। तो नेक्स्ट, द emergence of two power blocks। In the world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain led we'll start it again. In a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protected superpower to limit the influence of other superpower and allies। इसमें यही बताया गया है कि जब ये यूएसएसआर थी उनके भी स्मॉलर स्टेट्स उनके साथ जुड़ी हुई थी। The smaller states in the alliance used to link to the superpowers for their own purposes। अब जैसे यूएसए था इसके साथ भी कुछ अलाइज थे, ठीक है, इसके साथ कुछ और कंट्रीज जुड़े थे, स्मॉलर कंट्रीज। क्यों जुड़े होते थे वो कंट्रीज? They got the promise of protection, weapons, and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had their rivalries।
तो जो इनके साथ छोटे-छोटे कंट्रीज़ और जुड़े होते हैं, जिनको आप सैटेलाइट स्टेट्स भी कह सकते हो, वो इनके साथ इसलिए जुड़े होते हैं ताकि वो इनसे वेपन्स ले सके, इकोनॉमिक एड ले सकते हैं, ये सब चीज़ों के। Most of the countries of the Western Europe sided with the US and those of the Eastern Europe joined Soviet camp. जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो तो यूएस के साथ थी और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो सोवियत यूनियन के साथ थी. That is why these were also called Western and Eastern alliances. ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज एक के पास थी और ईस्टर्न कंट्रीज एक के पास थी. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर जो हमने आज पढ़ना था और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें ताकि आगे की जो भी वीडियोस हैं उसके लिए आप नोटिफाइड रहें. थैंक यू सो मच.